से बड़ी खबर आ रही है। सोना तस्करी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। करोड़ों रुपए के सोने को जब्त किया गया है। सूखी लकड़ी के ढेर में छिपाकर तस्करी की जा रही थी। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर यह कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किशनगंज से, जहां सोना तस्करी के मामले का खुलासा किया गया। करोड़ों रुपए के सोने को जब्त किया गया। सूखी लकड़ी के ढेर में छिपाकर तस्करी लगातार की जा रही थी। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर यह एक्शन लिया गया है, ये कार्रवाई की गई है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष सिन्हा किशनगंज से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष, क्या जानकारी है, कैसे कार्रवाई की गई और कैसे इसका खुलासा हुआ? जी देखिए, बीएसएफ हेडक्वार्टर किशनगंज के अधीन 184 बटालियन है। 184 बटालियन के जवानों ने जो लकड़ी के ढेर में छुपाकर तस्करी की जा रही थी, सोने के तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। 2 करोड़ 40 लाख रुपए का सोना है जिसे बरामद किया है। 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक तस्कर वही बॉर्डर पे गिरफ्तार हुआ है और दूसरा उसी के निशानदेही पर शहर के कैल्पस चौक से गिरफ्तार किया गया है, जो महाराष्ट्र का निवासी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और बिहार में बुलडोजर अभियान जारी है। आज भी शहर शहर बुलडोजर का एक्शन दिखा। अतिक्रमणकारियों पर ऐसा वार किया गया कि उनके हौसले पस्त हो गए। अवैध निर्माण पीले पंजे का शिकार बन गई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में नई सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन में आ गई है। बुलडोजर अपना पूरा मुंह खोले अतिक्रमणकारियों पर प्रहार कर रही है। मंगलवार को भी कई जिलों में बुलडोजर एक्शन जारी रहा। ये 4 तस्वीरें हैं पटना, आरा, दरभंगा और नालंदा की, जहां बुलडोजर कानून तोड़ने वालों पर कहर बरपा रही है। सड़क के किनारे बने अवैध निर्माण और दुकानों को तहस नहस किया जा रहा है। राजधानी पटना में बुलडोजर एक्शन के बाद हड़कंप मच गया। शहर में कई जगहों पर बनी अवैध झोपड़ियां, शेड, ठेले और अवैध दुकानें एक एक कर हटा दिए गए। पुलिस प्रशासन के साथ सड़क पर उतरे बुलडोजर ने देखते ही देखते अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह अवैध निर्माण पीले पंजे का शिकार बन रही है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद राजधानी पटना में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। तस्वीरों में देखिए, इस वक्त बुलडोजर से जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। ये जो एक्शन है वो लगातार जारी है और एक बड़े पैमाने पर राजधानी पटना में जो अवैध अतिक्रमण है उससे आम लोगों को बेहद परेशानी होती है। आरा शहर में भी बुलडोजर की रफ्तार देखकर अतिक्रमणकारियों में खौफ कायम हो गया। शहर के शीश महल चौक और सब्जी गोला इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान शुरू होते ही बाजारों में अफरा तफरी मच गई। बुलडोजर ने सड़क किनारे लगे दुकानों, ठेले, शेड पर पीले पंजे ने कहर बरपाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बुलडोजर जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हंगामा बढ़ रहा है। दुकानदार बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक एक करके अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। अब जरा दरभंगा शहर की इस तस्वीर को देखिए। बुलडोजर सीना ताने खड़ी है। बुलडोजर एक्शन का विरोध हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में बुलडोजर एक्शन में आती है। अवैध दुकान पीले पंजे के चंगुल में आकर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। करपूरी चौक से बेता चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच जाता है। हम लोग गरीब आदमी यहाँ पर नमक रोटी कमा करके खा रहे हैं, हम कहाँ जाए? सरकार हमारे बार बार जब भी कोई सरकार आती है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, वो कहते हैं मैं गरीब का मसीहा हूँ, कोई कहता है मैं गरीब का भगवान हूँ, कोई कहता है गरीब का मैं बेटा हूँ, लेकिन वो गरीब का बेटा गरीब पर ही बुलडोजर चलाता है।
नालंदा में बुलडोजर का मुंह खुला और अतिक्रमणकारियों की शामत आ गई। बिहार शरीफ रांची रोड पर बनी अवैध दुकानें पल भर में ध्वस्त कर दी गईं। बुलडोजर ने शहर में चौतरफा वार किया। जहां कहीं अतिक्रमण दिखा, बुलडोजर ने एक झटके में काम तमाम कर दिया। शहर शहर बुलडोजर के प्रहार ने अतिक्रमणकारियों के हौसले को तोड़ दिया है। बिहार में बुलडोजर अभियान से साफ हो गया है कि सरकार अवैध कब्जों से सख्ती से निपटने के मूड में है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, दरभंगा से विपिन कुमार, आरा से चंदन कुमार और नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे अगली खबर पूर्वी चंपारण से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मोतिहारी नगर निगम और ढाका नगर परिषद इलाके में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। साथ ही ढाका नगर परिषद इलाके में सड़क को जाम कर बने दुकान को हटाया गया। गाड़ियों के इधर उधर पार्किंग करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। खास तौर पर जिला प्रशासन की नजर वैसे जगहों पर है जिन लोगों ने अतिक्रमण कर सड़क को जाम कर दिया है। इसी बीच देखिए सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है, जहां तेजस्वी यादव ने अहम बैठक बुलाई है। चुनाव में मिली हार के बाद ये अहम बैठक बुलाई गई है। मगध प्रमंडल के उम्मीदवार बुलाए गए हैं, प्रत्याशियों के प्रतिनिधि को भी बुलाया गया है। तो चुनाव से जुड़े कागजात के साथ उन्हें बुलाया गया। तेजस्वी यादव हार की समीक्षा करेंगे। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, तेजस्वी यादव हार की समीक्षा करने वाले हैं और इसे लेकर के एक अहम बैठक बुलाई गई है। प्रत्याशी के प्रतिनिधि भी बुलाए गए हैं। इसके साथ ही चुनाव से जुड़े कागजात के साथ उन्हें बुलाया गया है। तो मगध प्रमंडल के उम्मीदवार बुलाए गए हैं। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, तेजस्वी यादव की तरफ से ये अहम बैठक बुलाई गई है, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, कब ये बैठक होगी? देखिए ये बैठक है वो आज दोपहर 12 बजे के आसपास में शुरू होगी और इस बैठक में प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं और चुनाव में काम करने वाले जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे उन सभी को बुलाया गया है। और इसमें सबसे अहम है कि जो चुनाव से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट कागजात हैं, उन सभी को लेकर के आना है। और तेजस्वी ये जानना चाहते हैं कि आखिर हार के पीछे की वजह क्या रही, क्योंकि 2010 के बाद देखा जाए तो ये सबसे बड़ी हार है आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए, खासतौर पे आरजेडी के लिए, क्योंकि आरजेडी पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। तो आखिर क्या वजह रही कि आज वोटर जो है उनसे रुष्ट हुए हैं, क्या हकीकत है, क्या असली कारण है, इसकी समीक्षा तेजस्वी करना चाहते हैं और इसलिए ये बैठक बुलाया है उन्होंने। और इस बैठक के बाद अलग अलग प्रमंडल वाइज जो है, कमिश्नरी वाइज जो है ये बैठक आगे भी होगी। पटना प्रमंडल का भी आया, उसके बाद मुजफ्फरपुर है, सारण है, तो तिरहुत, सभी प्रमंडलों की वो समीक्षा करेंगे और उसके बाद वो नतीजे में पहुंचेंगे। क्योंकि 1 तारीख से जो है विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है, उसमें जो है तेजस्वी उनको बोलने का मौका मिलेगा। वैसे तो ये शपथ ग्रहण को लेकर के, ओथ को लेकर के विधायकों का ये विधानमंडल सत्र बुलाया गया है, लेकिन जब तेजस्वी यादव को वहां बोलने का मौका मिलेगा तो उससे पहले तेजस्वी चाहते हैं कि पूरी तौर पे वो होमवर्क कर लें और इसलिए ये बैठक जो है आज उन्होंने बुलाया है और इसकी शुरुआत मगध प्रमंडल से उन्होंने करी है। तो जाहिर सी बात है कि शाहाबाद का इलाका और जो बोधगया नवादा का इलाका रहा, जहानाबाद का क्षेत्र जो रहा है, अरवल का क्षेत्र रहा है, यह क्षेत्र जो है वो आरजेडी का गढ़ माना जाता था और यहाँ से करारी हार मिलना कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए भी सेटबैक है और इसी सेटबैक से वो उभरना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या रही, हार की का कारण क्या रहा है, कहाँ चूक हुई पार्टी से या कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई। क्योंकि तेजस्वी और यादव जो है वो लगातार ये कहते रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ियां की गई है। चुनाव के दौरान भी उन्होंने कई बार सवाल उठाए, जो ब्रजगिरी था वहां पे सीसीटीवी कैमरे जिस तरह से बंद हो जाया कर रहे थे, तो उसको लेकर के भी वो लगातार उस समय ही सवाल उठा रहे थे। और एक दिन पहले, जिस दिन मतगणना होनी थी उसके ठीक एक दिन पहले जो है तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग और चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। तो अब वो जानना चाहते हैं कि उनका जो शक था वो कितना गहरा था और कितना पुख्ता है।
इसलिए ये बैठक बुलाई है। बिल्कुल अमित, आप नजर बना के रखिए और इस बैठक के बाद भी आपसे अपडेट लेंगे। तो तेजस्वी यादव ने हार के बाद ये बैठक बुलाई है और ये अब समीक्षा की जाएगी कि आखिर इस हार के पीछे की असली वजह क्या रही है, कहां चूक हो गई, और इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने ये अहम बैठक बुलाई। अगली खबर मधेपुरा से है, जहां गम्हरिया थाना क्षेत्र सिहपुर में अपराधियों ने एक बढ़ई की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। मृतक का नाम रविंद्र शर्मा बताया जा रहा है। रविंद्र शर्मा रोज की तरह अपनी दुकान से घर लौट रहा था। जैसे ही बजरंगबली मंदिर के पास पहुंचा, पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 5 से 7 गोली लगने से घटनास्थल पर उनकी जान चली गई। रविंद्र शर्मा बढ़ई का काम कर परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी मौत से घर में कोहराम मच गया है। करीब घर से 200 मीटर पहले ही अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। परिजनों ने अब तक किसी तरह की दुश्मनी की बात नहीं स्वीकारी है। पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। बजरंग बली लग हमरा आर के रहिए घरे पर दुकाने पर आ बजरंग बली लग रहे तो देखलिए एक आदमी कहल के गोली मार दिल दरबर देने एलिए, हमरा के ककरो नहीं देखलिए के मारल के गोली। अब के मारल के हमरा आर के नहीं देखिए। रविंद्र शर्मा नामक 40 वर्षीय व्यक्ति हैं। तो घर के पास लगभग 200 मीटर दूरी पर इनको गोली मार कर हत्या की गई है। अभी तक उनके परिजन द्वारा किसी प्रकार की दुश्मनी की बात नहीं बताई। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जल्द ही सब अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। कितनी गोली लगी है, जानकारी मिली? अभी गिनती की जा रही, 5-6 गोली लगी। रांची में 30 नवंबर को होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका का वनडे मैच को लेकर के लोगों में खास उत्साह दिख रहा है। टिकट के लिए लंबी कतार लग रही है, लेकिन इसी बीच कुछ लोग टिकट बिक्री में भी कमाई का अवसर खोज रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रांची में 30 नवंबर को JSCA स्टेडियम में वनडे क्रिकेट का रोमांच दिखेगा, जब भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम वनडे सीरीज के पहले मैच में भिड़ेगी। 25 नवंबर से क्रिकेट मैच के लिए टिकट की बिक्री ऑफलाइन मोड में शुरू की गई है। इस महामुकाबले को लेकर टिकट खरीदने के लिए क्रिकेट फैंस में उत्साह दिख रहा है और हजारों की संख्या में खेल प्रशंसक टिकट लेने पहुंचे हैं। लोगों की कतारें कितनी बड़ी है। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी आए हैं जो कल से ही इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, लंबी दूरी तय कर आए हैं। और ये वो तमाम लोग हैं, लोग कह रहे हैं कि बिहार से, झारखंड से, तमाम जगहों से जो लोग हैं वो राजधानी रांची पहुंचे हैं। कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा। मैच किसको देखना है? विराट कोहली। मुझे मस्ती है पूरा? बहुत इंतजार है था मैच का। हाँ। आप लोग कहाँ से आए भैया? हम लोग पटना से आए। पटना से कब आए? पटना से आए थे 3 बजे भोर में आए थे। 3 बजे सुबह से लगे हुए? हाँ। मिल गया आपको? हाँ जी। कितना देर इंतजार के बाद ये टिकट मिला है? हमको लगता है कि कल हम रात में 6 बजे से वेट कर रहे थे। जिनके हाथ में मैच का टिकट लगा वो खुशी से फूले नहीं समाते दिखे और इस बीच टिकट को लेकर गड़बड़ झाला भी दिखा। एक तरफ स्टेडियम के पास काउंटर पर प्रशंसक जुटे थे, वहीं टिकट खरीदकर उसे ब्लैक में बेचने वाले भी पीछे नहीं दिखे। मजदूर का काम करने वालों को लाइन में खड़ा किया गया था। 700 रुपए तक देने का वादा भी किया गया था। ये बात और थी कि इन मजदूरों को क्रिकेट से कोई मतलब नहीं था। कोहली आ रहे हैं तो सब ने देखने के। मैच किसका है ये बताइए। ये हम लोग को नहीं पता, मगर मैच किसी का है देखना है हम लोग को। किसका मैच है ये हम लोग जानते हैं देखने, ठीक है। अच्छा, किसका मैच है? चलिए। किसी का है, उतना पब्लिक देख रहे जो। कितना देर लाइन में लगे? 1 घंटा हो रहा है। आज का मिल जाएगा खर्चा? हाँ मिल जाएगा। कितना रुपए बोला है? 600। क्या बोल के बोला है? वो बोला है कि चलो वहाँ रैली जाना है। अच्छा, 600 रुपया। हाँ 600 देगा? हाँ बोला है, अब देगा कि नहीं आपको तो। कितना टिकट काट के आप दीजिएगा? कितना का टिकट है तब वहाँ देखेंगे, तब ना कितना का है। नहीं दिया पैसा दिया? नहीं दिया है। क्रिकेट प्रेमियों को इंतजार है 30 नवंबर का, जब टीम इंडिया की भिड़ंत रांची के JSCA स्टेडियम में होगी। हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद है, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों की भावना से टिकट ब्लैकियर्स का खिलवाड़ भी इसी बीच जारी है। जरूरत है झारखंड क्रिकेट संघ की ओर से ऐसी गतिविधि पर रोक लगाने की, ताकि स्वस्थ माहौल में क्रिकेट प्रेमी मैच का आनंद उठा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट।
राज्य से बड़ी खबर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। ईडी के समन की अवहेलना का मामला है। 4 दिसंबर 2024 को जारी अंतरिम आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रायल जारी रखने के निर्देश दिए हैं। जमीन घोटाले मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा था। 2 समन पर ईडी के सामने पेश हुए थे सीएम। मामले को लेकर ईडी ने रांची सीजेएम कोर्ट में केस किया था। कोर्ट ने सशरीर हाजिर होने के लिए निर्देश दिए थे। वहीं इसके बाद सीएम हेमंत ने सशरीर उपस्थिति से छूट के लिए एमपी एमएलए कोर्ट से आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी, जिसे अब हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया है, यानी कि उन्हें सशरीर मौजूद रहना ही होगा। सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। और एसआईआर के विरोध में दिए गए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर बवाल मच गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने सफाई दी है, लेकिन सियासी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। जेएमएम ने मर्यादा में रहने की नसीहत दी है, तो कांग्रेस ने बयान का बचाव किया। इधर बीजेपी पूरे मामले को लेकर के हमलावर दिख रही है। ये पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट पे बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। झारखंड के बयानवीर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी काम के साथ ही बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। ताजा बयान उनका एसआईआर के विरोध से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था, आप सभी लोग एसआईआर का विरोध करें। अगर कोई बीएलओ घर पर आए तो घर में बंद करते हैं। बीएलओ नाम काटने आ रहा है, मेरे आने के बाद ही उसको छोड़िए। हालांकि इस बयान के बाद इरफान अंसारी ने सफाई भी दी और दावा किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, लेकिन जो डैमेज होना था सो हो चुका। उनकी सहयोगी पार्टी जेएमएम के प्रवक्ता ने इरफान अंसारी को पद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी, तो कांग्रेस ने दावा किया कि मंत्री का बयान फर्जी बीएलओ के खिलाफ था। हमारी पार्टी का मानना है कि जिम्मेवारी भरे बयान होनी चाहिए जो जिम्मेवार पदों पर है, और उन्हें थोड़ा परहेज करना चाहिए इस तरह की बातों से। और आगे मुझे लगता है वो नोटिस का जवाब देंगे, और बेहतर तो जवाब वही दे पाएंगे जिन्होंने बयान दिया है। ने यह शिकायत की तो मंत्री ने यह कहा कि जो भी फर्जी बीएलओ आपके पास इस प्रकार का धमकाने या डराने या पैसा उगाही करने आते हैं, तो आप उन्हें बैठा करके रखो और हमें उसकी सूचना दो। इरफान अंसारी के बिगड़े बोल को बीजेपी ने लपक लिया। बीजेपी ने बयान से पलटने वाले इरफान अंसारी पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही मौके पर मौजूद डीसी पर भी एक्शन की मांग की गई। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने भी इरफान अंसारी पर तंज कसा, तो पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने इरफान को कैबिनेट से बर्खास्त करने तक की मांग कर दी। बयान देते हैं, दूसरे दिन हम लोगों से विरोध करवाते हैं और तीसरे दिन अपने बयान से पलट जाते हैं। तो आज अपने बयान से पलट गए, लेकिन बयान से पलटने से नहीं होगा। और उससे भी गंभीर इशू है, जिस समय वो बीएलओ को बंधक बनाने की बात कह रहे थे, वहाँ के डीसी वहीं बैठे हुए थे, तो डीसी ने क्यों कार्रवाई नहीं की? हमें तो लगता है डीसी से भी स्पष्टीकरण पूछना चाहिए। ये एक्चुअली देश का एक पप्पू राहुल गांधी है, ये झारखंड का पप्पू बनना चाहता है, इसीलिए इस तरह की बातें। बहुत ही घटिया और कहीं न कहीं भड़काने वाला बयान है। इरफान अंसारी की ओर से एसआईआर को लेकर विवादित बयान के बाद निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है और जिला उपायुक्त से इरफान अंसारी के बयान के बारे में रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट क्या जाएगी, उस पर क्या एक्शन होगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन इरफान अंसारी के बयान से झारखंड में सरकार की किरकिरी जरूर हो रही है। एसआईआर का विरोध अपनी जगह है, लेकिन इसे लेकर बीएलओ को बंधक बनाने की बात, वो भी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा और निरंजन सिंह के साथ देवघर से मनीष दुबे और जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट।
और दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ट्रेड फेयर में झारखंड दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने झारखंड पवेलियन का दौरा किया। उन्होंने ये कहा कि सरकार का लक्ष्य झारखंड को एक सक्षम, समृद्ध और भविष्य उन्मुख राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसके साथ ही झारखंड दिवस के मौके पर उन्होंने राज्य की संस्कृति और गौरव की तारीफ करते हुए ये कहा है कि आने वाले वर्षों में ट्रेड फेयर में और भी बेहतर आयोजन किया जाएगा। और ये सीधी तस्वीर भी आपको दिल्ली के ट्रेड फेयर की दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से उत्सव भी मनाया गया। और इसके साथ ही दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ट्रेड फेयर में झारखंड दिवस समारोह मनाया गया है। इस मौके पर झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार मौजूद रहे और अविनाश कुमार ने यहां आकर के और यहां की व्यवस्था को लेकर के तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य झारखंड को एक सक्षम, समृद्ध और भविष्य में उन्मुख राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसके साथ ही देखिए झारखंड दिवस के मौके पर उन्होंने राज्य की संस्कृति और गौरव की तारीफ भी की है। किस तरीके से आप देख पा रहे होंगे झारखंड की संस्कृति यहाँ पर नजर आ रही है। 25 वर्ष झारखंड के पूरे हो चुके हैं और उसके बाद झारखंड उत्सव मनाया गया है दिल्ली के भारत मंडपम में। ट्रेड हर चीज़ों में जो समन्वय स्थापित हो सकता है इस ग्लोबल वर्ल्ड में, उसका यह एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ इससे सीखेंगे, देखेंगे और मुझे लगता है अपनी क्षमता को बढ़ाने में उनको सफलता हासिल होगी। मैं इस ट्रेड फेयर में अब तक जितने भी लोगों ने अपने प्रदर्शनी को रखा है वो सफल हुए हैं। मेरा मानना है कि आगे भी इस तरह के ट्रेड फेयर की सफलता सुनिश्चित रहे, यही मेरी कामना भी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।